लेकिन उसके शव के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए। पुलिस वहां पर आती है, पुलिस हाथ जोड़ करके मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करती है पटना में कि आप प्लीज, अब ये मर चुका है, अब तो इसके ऊपर कम से कम पत्थर ना बरसाओ। याचना करनी पड़ती है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से लाश, एक शव यात्रा निकालने के लिए भी। और ये पूरे हिंदुस्तान का हाल होना है। इस बात को आप लिख करके आज रख लीजिए। नमस्ते दोस्तों। पालघर में संतों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उससे पूरा का पूरा देश बहुत दुखित था। लेकिन आज जिस प्रकार से बुलंदशहर में एक गांव में दो साधुओं को, जो एक शिव मंदिर में पूजा आराधना किया करते थे, जगन्दास और सेवादास, जिनकी उम्र 55 साल और 35 साल की थी, उनकी नृशंस हत्या के बाद एक बार फिर से पूरा का पूरा देश उबल गया है। आप सभी जानते हैं कि हम इस बात से कोई मायने नहीं रखते हैं कि कहाँ पर किसकी सरकार है। हमने कल भी आप लोगों को यह बात सिद्ध करके बताई कि किस प्रकार से कर्नाटक, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एक बाइक साफ करने वाले सीआरपीएफ के जवान, जो कि कोबरा कमांडो था, उनको पहले उनकी पिटाई गई, उनको हरासमेंट किया गया और उनको जंजीरों से बांध करके बिठा दिया गया। यहाँ पर राजनीति की बात होती ही नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल बात है, केवल जुड़ी हुई, जो धर्म से जुड़ी हुई बात है। लेकिन जिस प्रकार से आज बुलंदशहर की घटना को लेकर के ट्रेंड चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, उसके जितने भी नेतागण हैं, और ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जिस प्रकार से पिंकी रानी खड़ी हुई है, पिंकी वाड्रा कहें तो, ये जो खड़ी हुई है और पूरी की पूरी कांग्रेस झुक गई है। एक तरफ से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से आज ही वो सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यह एक ज़बरदस्ती का चलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। आपको बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझना चाहिए। इस पूरे के पूरे मैटर में यह ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? कारण है महाराष्ट्र में पूरे हिंदू समाज के आक्रोश का बदला लेने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पालघर में संतों को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस की आंखों के सामने पीटा गया था, और उस मामले को उस समय पर भी और बाद में भी बहुत तूल दी गई थी। खासतौर पर इसी मुद्दे के ऊपर ही अर्णव गोस्वामी, जिन्होंने एंटोनियो माइनो कह करके सोनिया गांधी को संबोधित किया था, जिसके ऊपर आज भी अर्णव गोस्वामी को तकरीबन 12.5 घंटे की पूछताछ के बाद में रिहा किया गया है। और ये पूरा का पूरा मैटर चला हुआ है। इन सब को देखते हुए इस पूरे के पूरे मुद्दे को इस तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी नीत ऐसे राज्य जिसमें कि जहां पर रहने वाले सीएम जो हैं वो नंबर 1 हो पूरे के पूरे देश के अंदर, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो, जो न्याय दिलाने में कभी भी देरी ना करते हों, जो खुले आम अन्याय करने वाले और अपराधियों को धमकी देते हों, ऐसे सीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए इस पूरी की पूरी खबर को जानने के लिए इसकी तह तक जाना पड़ेगा। हमें सुनना पड़ेगा वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर्स को, हमें जानना पड़ेगा कि पूरी की पूरी आखिरकार घटना है क्या। ये जो गांव बताया जा रहा है, यहाँ पर अलीगढ़ से ये 2 संत आकर के रह रहे हैं। अब संत या साधु हम उसको कह देते हैं जो भी भगवा कपड़ा अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि क्या हम बिना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को ब्राह्मण कह सकते हैं? क्या हर एक संत या साधु या वो व्यक्ति जिसने भगवा कपड़ा अपने शरीर के ऊपर डाल लिया है, क्या वो कहीं ना कहीं से एफिलिएट होता है? क्या उसकी कहीं ना कहीं से नियुक्ति होती है? इन दोनों मैटर्स में फर्क है। महाराष्ट्र में जिन संतों की हत्या हुई थी वो जूना अखाड़ा के द्वारा प्रशिक्षित थे, सुशिक्षित थे, अर्थात उनकी पूरी की पूरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी की पूरी एक संगठन के द्वारा संचालित होती है। लेकिन बुलंदशहर में जिन संतों की हत्या हुई है, पहले हमें यह समझना होगा कि वे स्वघोषित संत थे या फिर किसी संस्था से पढ़ लिख करके आए हुए संत थे। दूसरी चीज, जो हमेशा कहा जाता है कि ब्राह्मण भिखारी होते हैं, ब्राह्मण ये होते हैं, वो होते हैं, यह जो ब्राह्मण शब्द है ये लिया गया है जाति संबोधक जो सूचक है, जो कि संविधान में ब्राह्मण को एक जाति बताई गई है। लेकिन जो शिनाख्त हुई है उसमें यह पता लगा है कि ये जो दोनों के दोनों संत हैं,
ये दोनों के दोनों जो साधु हैं जिनकी हत्या हुई है, वो दोनों के दोनों जाटव समाज से संबंध रखते हैं। जिस गांव में ये आकर के रह रहे थे वो पूरा का पूरा जाटव बहुल्य गांव है, और जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो भी स्वयं एक जाटव है। इस शिनाख्त में ये बात सामने आई है कि इस शिव मंदिर के अंदर ये जो लोग थे ये सारे के सारे मिलजुल करके बैठते थे, अर्थात यह जो हत्यारा है राजू, यह भी और ये दोनों के दोनों संत भी, ये यहाँ पर बैठ करके भांग आदि भी पीते थे। यह स्वयं राजू इस बात को स्वीकार कर रहा है। स्वयं राजू ने इस बात को स्वीकार किया है, और वो पुलिस के सामने जिस टाइम पर वो पकड़ा गया वो नशे में था, भांग के नशे में था। उसने इस हत्या के पीछे का जो रीज़न बताया है वो ये बताया है कि उसने इन संतों का एक चिमटा था वो चुरा लिया था, जिसकी वजह से इनमें आपस में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद में इसने नशा किया पहले भांग का, और फिर एक डंडा उठाया, सोते हुए इनके सर पर वार किया है, और सर पर अधिक क्षति पहुंचने से, चोट पहुंचने से इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई है। उसके बाद में ये वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर वो डंडा फेंक देता है, जो कि बरामद हो चुका है, और वहाँ से आगे जाकर वो सिर्फ एक छोटे से कच्छे में ही दूसरे गांव में पड़ा हुआ मिला है, जहाँ से उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन महाराष्ट्र की घटना को यदि हम देखें तो वहाँ के सीएम ने खुद कहा था कि यह एक अफवाह में हुई हत्या है। क्या किसी सीएम को ऐसा कहना सही लगता है? क्या वहाँ पर जो लोग चिल्ला रहे थे मार शोएब मार, उसमें और इस हत्या में फ़र्क नहीं है? क्या यहाँ पर खुद जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा है कि जो भी कोई इसमें संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तुरंत कुछ ही घंटे के बाद में सारे के सारा जो पुलिस महकमा है वो सचेत हो जाता है। स्वयं मेरी पुलिस वाले जो बुलंदशहर में नियुक्त व्यक्ति हैं उन अधिकारी से भी बात हुई है, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि तुरंत पूरा का पूरा महकमा एकदम से अवेयर हो गया, तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, तुरंत उसका कबूलनामा ले लिया गया है। अब इसमें और महाराष्ट्र में क्या कोई फर्क नहीं है? क्या यहाँ पर कोई भी व्यक्ति संतों की इस हत्या के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है? नहीं है। लेकिन क्यों पिंकी वाड्रा इस बात को, इस मैटर को उछालना चाहती है? वो वजह है क्योंकि उनके लिए उनकी जो सोनिया माता है वो भारत माता से बड़ी है, वो सीता माता से भी बड़ी है। हालांकि ये तो कहते हैं कि सीता माता नेपाल से थी और हमारी जो मैया है वो इटली से है, इसलिए दोनों ही समान है। लेकिन इन कांग्रेसियों को, इन पिंकी वाड्रा के जितने भी चप्पल चाट लोग बने हुए हैं, पिंकी आर्मी के लोग, इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि नेपाल उस समय आर्यावर्त का ही क्षेत्र था, यह कोई अलग देश नहीं था। इसलिए मैं कांग्रेसियों की इस निम्न बुद्धि के ऊपर अधिक वार्ता न करते हुए आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि यह जो हत्या हुई है यह ना तो गलत फहमी में हुई है, ना ही ये किसी कन्वर्ट लोगों के द्वारा उठाए गए हमले पर हुई है, ना ही वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, ना पुलिस धक्का दे करके हथियारों की तरफ उनको फेंक रही थी, और ना ही यहाँ पर किसी एनसीपी या सीपीएम के नेता खड़े हुए थे। ये आपसी स्वयं, इसमें कोई ब्राह्मण या कोई भाजपाई या कोई संघी या कोई संत समाज का जो बड़ा संगठन है वो भी इसमें संलिप्त नहीं है। प्रोपेगेंडा यहीं पर ध्वस्त हो जाता है। अगली बात हम करते हैं जिस खबर को दबाया जा रहा है, और वो खबर है सन्नी गुप्ता हत्याकांड। जी हाँ, पटना में हुए इस हत्याकांड को अभी तक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया है। जो मीडिया पालघर में होने वाले हत्याकांड को ये कह करके दबाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें जानबूझ करके सांप्रदायिक एंगल ढूंढा जा रहा है, वही मीडिया जो सांप्रदायिक एंगल जानबूझ करके दिया गया है पटना में नून चौराहे पर हुई उस दुर्घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो वास्तव में सांप्रदायिक थी। जो मोहम्मद चांद और उसके जितने भी दोस्त थे, ये सारे के सारे मिलकर के घर में घुस करके एक परिवार के जवान 28 साल के बच्चे को गोली मार देते हैं। पूरी खबर क्या है? 21 अप्रैल को लॉकडाउन, आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मोहम्मद चांद बाइक उठा करके मित्रों के साथ में सड़क पर घूमने के लिए निकलता है। एनसीसी कैडेट्स वहाँ पर रास्ता रोक लेते हैं, और जो रास्ता रोकते हैं तो इनमें होता क्या है कि जो इनकी कौम के लोग हैं वो वहाँ पर पथराव शुरू कर देते हैं। एनसीसी कैडेट्स वहाँ से जान बचा करके किसी प्रकार से भागते हैं, और ये लोग भी अपनी बाइक छोड़ करके घर में घुस जाते हैं। वो जो घर है वही सन्नी गुप्ता का घर था।
सन्नी गुप्ता के घर में ये लोग घुसते हैं। वो लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप यहाँ पर ना घुसिए, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। ऐसे में मोहम्मद चांद गोली चलाता है और वो गोली सीधे सन्नी गुप्ता के सीने को छलनी छलनी कर देती है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद चांद वहाँ से फरार हो जाता है। उसके साथ ही कुछ पकड़े जाते हैं, लेकिन दबिश देने के बाद में मोहम्मद चांद भी गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसको सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। हुआ ये कि जो लोग कहते हैं कि एक आदमी की हत्या बराबर 1000 लोगों की हत्या, हमारी जो किताबें हवा हवाई है उसमें तो कहीं पर भी इंसानों की हत्या नहीं कही गई है। मौत के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो दोस्तों, उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो भी सम्मान पूर्वक किया जाता है। आप लोगों को भी पता है कि हमारे सैनिकों को मारने वाले आतंकवादियों का, हम उनको मारने के बाद में कितना सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करते हैं। यदि उनके देश पाकिस्तान आदि जो हैं वो उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। लेकिन सन्नी गुप्ता का दोष ये था कि वो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के बीच में रहने वाला हिंदू परिवार का एक लड़का था। जब उसकी शव यात्रा निकली मित्रों, तो उसके ऊपर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। लेकिन यह खबर हम और आपने कहीं पर भी नहीं सुनी है। यह अफसोसनाक है कि इस देश के अंदर जहाँ पर बहुसंख्यक संख्या में कहने के लिए हिंदू हैं, वहाँ पर छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बसे हुए हैं। और वहाँ पर यदि किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो उस बच्चे की क्या गलती थी, लेकिन उसके शव के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए। पुलिस वहां पर आती है, पुलिस हाथ जोड़ करके मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करती है पटना में कि आप प्लीज़, अब ये मर चुका है, अब तो इसके ऊपर कम से कम पत्थर ना बरसाओ। याचना करनी पड़ती है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से लाश, एक शव यात्रा निकालने के लिए भी। और ये पूरे हिंदुस्तान का हाल होना है। इस बात को आप लिख करके आज रख लीजिए। आज भी प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग इन सब खबरों को उठने नहीं देते हैं। फैक्ट चेक करने वाले लोग इन बातों के ऊपर नहीं बोलते हैं। स्वयं को सबसे तेज बताने वाले न्यूज़ चैनल भी इन खबरों को उठने नहीं देते हैं। आज उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। हर हिंदू की एक ही कहानी है। जैसे उसके साथ में ऐसा होता है, वो अपने घर के सामने सबसे पहले एक बड़ी सी तख्ती लगाता है और उस पर लिखता है यह मकान बिकाऊ है। लेकिन कहाँ तक बेचोगे, कहाँ तक भागोगे? वो लोग जो हजारों मील से चलते हुए तुम्हारे घर तक घुस चुके हैं। आज भी कुछ हिंदू हैं जो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र से तो काफ़ी दूर रहते हैं, हमारी ही चलती है यहाँ, तो हम तो चौधरी हैं, बड़े राजपूत, हम तो ठाकुर साहब हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं घुस सकता। याद रखो, जो 1400 साल में हजारों मील चल करके इस देश के अंदर हजारों मिनी पाकिस्तान, हजारों इस्लामिक देश, हजारों इस्लामिक क्षेत्र बसा चुके हैं, वो कल तुम्हारे घर के ऊपर भी हमला करके, उसको तोड़ करके, ख़त्म करके, उसके ऊपर भी हरा झंडा फहराएंगे और तुम्हारी सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि तुम्हारी सरकारों के सामने एक ही मॉड्यूल है, और वो ये है कि अगर एक मुसलमान अपराधी मिल जाए तो ज़बरदस्ती दूसरी तरफ से 2 हिंदुओं को जेल में डालो ताकि बैलेंस किया जा सके। और ये कोई नेहरू, कोई इंदिरा, कोई मनमोहन या मोदी, ये सब बराबर हैं, इनमें कोई भी अलग नहीं है, सब इक्वल है। क्योंकि ये राजनीति है। और तुम जो हिंदू समाज है, जो आज राजनेताओं का चाटू बना हुआ है, वो हमेशा इसी तरीके से ठोकर खाएगा। इसी तरीके से चाटुकारिता पहले भी हुई है, अब भी हो रही है, और अब भी हम अपनी कराह को कूटनीति बता करके अपने नेताओं को माफ़ कर रहे हैं। हो सकता है ये बात आपको मेरी कड़वी लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको अंदर से कहीं ना कहीं झकझोरे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन चैनल को सबके साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, और इस जय को करने में अपना योगदान भी दें।